अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हमने अपनी एपिसोड शुरू की थी जिसके अंदर आपको मैं जो यूज्ड इंपोर्ट कार पाकिस्तान में कैसे की जा सकती है उसके बारे में बता रहा था। आज थोड़ी सी उसकी टेक्निकल डिटेल्स को एलेबोरेट करते हैं, आगे चलते हैं ताकि हम इसको मज़ीद आगे लेके चलें और आप सबके इल्म में भी इजाफ़ा हो। पाकिस्तान में आपको मैंने कल बताया था कि 3 स्कीम्स के चल रही हैं जिनके ज़रिए से गाड़ी इंपोर्ट की जा सकती है। उसमें जो सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लें तो इसमें गिफ्ट स्कीम आती है। जो इसमें आप जो एक बंदा पाकिस्तानी अब्रॉड अब्रॉड रह रहा है, पाकिस्तान से बाहर रह रहा है, जो अपने फैमिली मेम्बर्स को गाड़ियाँ भेजता है। अच्छा, जिन लोगों की एलिजिबिलिटी है इसके अंदर, जिनको वो गाड़ी भेज सकता है, वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, अपनी बीवी को भेजी जा सकती है, अपने बच्चों को भेजी जा सकती है। और लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो 18 साल की एज से ऊपर होने चाहिए। माइनर को गाड़ी नहीं भेजी जा सकती। सेकंड फिर इसके अंदर एक और एलिजिबिलिटी क्लॉज ये भी आ जाती है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रह रहा है और पाकिस्तान में रिमिटेंस भेज रहा है, वो तो एलिजिबल है गाड़ी को गिफ्ट करने के लिए। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है जो बाहर बढ़ रहा है और उसको फीसेस जो हैं वो हम यहाँ से भेजते हैं अब्रॉड, तो वो एलिजिबल नहीं होता गाड़ी भेजने के लिए। सेकंड इसमें एक बार वो आती है कि वो बंदा जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है और आल्दो कि उसका कोई कोई भाई या उसका कोई भी ब्लड रिलेटिव जो है, जो मैंने ऊपर जो रिलेशंस जो डिस्क्राइब किए हैं, वो गाड़ी उसको भेजने के लिए अहल है। लेकिन अगर उसने 2 साल के अंदर कोई गाड़ी इंपोर्ट की हुई है तो फिर वो एलिजिबिलिटी क्लॉज से निकल जाएगा। वो गाड़ी यानी कि 2 साल का टाइम पीरियड है और वो फिर उस टाइम के अंदर उसको गाड़ी गिफ्ट नहीं की जा सकती। बात को आगे बढ़ाते हैं तो इसके लिए कि डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट क्या क्या है। गिफ्ट स्कीम के अंदर जब हमने इसको जीडी फाइल करनी है अंडर सेक्शन 79, तो हमें इसमें आपको सीएनएससी चाहिए होगा उस बंदे का जिसको गाड़ी भेजी गई है, गाड़ी की परचेज रिसीट चाहिए होगी आपको, और गाड़ी का जो बिल ऑफ लेडिंग है यानी कि जो आपकी गाड़ी है शिप ऑन बोर्ड हो गई है, बहरी जहाज पर लोड हो गई है, वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक इशू होता है। उसके ऊपर जिस बंदे को गाड़ी भेजी जा रही है उसका नाम होना चाहिए और साथ एम्बेसी अटेस्टेड पासपोर्ट होना चाहिए उस बंदे का जो गाड़ी गिफ्ट कर रहा है। जो बंदा पाकिस्तानी नेशनल अब्रॉड बैठा हुआ है वो गाड़ी उस बंदे का पासपोर्ट चाहिए होगा और आईडी कार्ड की कॉपी उस बंदे की चाहिए होगी जिसको गाड़ी भेजी जा रही है, और साथ बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर उस बंदे का नाम भी होना चाहिए और परचेज रिसीट होनी चाहिए कि ये गाड़ी जो है आपने लीगली परचेज की है और आप उसको अपने रिलेटिव को भेज रहे हैं। अच्छा, इसमें जो फर्दर कंडीशन वो ये है कि स्टे अब्रॉड की आ जाती है कि आपने कितना अरसा बाहर आपने स्टे किया हो तो आप गाड़ी भेजने की आपकी एलिजिबिलिटी है। अच्छा, इसमें यह है कि जब आपने गाड़ी बाहर से भेजनी है तो जो लास्ट 3 ईयर्स हैं, अगर आपने लास्ट 3 साल बाहर रहे हैं, उसके अंदर आपका 700 डेज़ का जो स्टे है वो अब्रॉड होना चाहिए। फिर आप इस गाड़ी को गिफ्ट कर सकते हैं और ये वैलिड होगा सेम आपकी गिफ्टिंग के लिए भी, और जब आप ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस में आ रहे हैं तब भी आपकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है गाड़ी को साथ लेके आने की या गाड़ी को गिफ्ट करने की सेम ही होगी। और सेकंड इसमें बात ये है कि जो अगर आपका अपना अकाउंट पाकिस्तान में मौजूद है तो आप उसके अंदर बैंक चैनल के ज़रिए से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक चैनल आपका अपना बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि रूटीन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, उनका पाकिस्तान में सम टाइम इस तरह होता है कि अकाउंट मौजूद नहीं होता, तो जो आपका वेरी यानी कि मेंबरशिप जो आपका फैमिली मेंबर है आप उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और पाकिस्तान कस्टम्स उसको कंसीडर कर लेगा। लेकिन पहली किस्त में भी आपको बताया था और अब भी फिर आपको बार बार जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र चाहिए। इसमें मुतअद्दिद केसेस इस तरह के हो चुके हैं कि लोगों को पता नहीं होता और वो मनी एक्सचेंज के ज़रिए से पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, रेमिटेंस बाहर से आ जाती है और वो एलिजिबल नहीं होती। फिर वो लोगों को मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, उसमें उनकी गाड़ी पोर्ट के ऊपर डिले होती है, डैमेज डिटेंशन पड़ते हैं और इंपोर्ट पुलिस की खिलाफ वर्जी हो जाती है, पुलिसी मैटर्स की खिलाफ वर्जी हो जाती है। इसलिए आपने कुछ आपकी जो पेमेंट है वो अकाउंट टू अकाउंट ही आनी चाहिए। अच्छा, और जब आप डैमेज डिटेंशन का टाइम पोर्ट के ऊपर आ जाता है तो जिस तरह आपका ड्यूरेशन गाड़ी का पोर्ट के ऊपर स्टे बढ़ता है वैसे पर डे के चार्जेस होते हैं, वो उसमें आपकी गाड़ी की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें पहले लाइंड अप की ही हों ताकि आप जो हैं उस आपकी जो गाड़ी है वो टाइमली रिलीज़ हो जाए और आप
उसको अपने घर ले जाएं। अच्छा, अब हम सेकंड स्कीम के अंदर आते हैं जो तकरीबन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिसमें पर्सनल बैगेज आ जाता है और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस आ जाती है। पर्सनल बैगेज के अंदर जनाब जब आपने गाड़ी मंगवानी है तो सबसे पहला स्टे ये है गाड़ी साथ लेके आने के लिए कि पिछले 7 महीने में, यानी कि जब आपने गाड़ी आपने साथ लेके आने का इरादा कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल बैगेज इट मीन्स आप आ रहे हैं तो गाड़ी भी आप लेके आ रहे हैं साथ। ऑल्दो कि आप बाई एयर सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी बाई शिप आएगी, लेकिन वो फिर टर्म इस तरह होता है कि पर्सनल बैगेज में गाड़ी आ रही है, कि यानी कि जो लेके आ रहा है गाड़ी को इंपोर्ट कर रहा है बंदा, वो भी ट्रैवल करके ही आएगा। उसके अंदर जो आपके लास्ट 7 मंथ हैं उसके अंदर 180 दिन का यानी कि 6 मंथ का स्टे लाजमी है जो आपका अब्रॉड होना चाहिए, फिर आपकी उसमें एलिजिबिलिटी बन जाती है। अच्छा, अब इसमें जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इसमें वही है कि इसमें आपको परचेज रिसीट चाहिए कि गाड़ी लीगली परचेज की है आपने। सेकंड, आपको इसके अंदर जो है वो बीएल है। अब आप लेके आ रहे हैं पर्सनल बैगेज के अंदर गाड़ी, तो बीएल आपके नाम का ही होगा। वहाँ से आप जिससे भी लेंगे, गाड़ी बुक करवाएंगे, लोड करवाएंगे, तो वो बीएल आपके अपने नाम का कटेगा, क्योंकि आप अपनी गाड़ी को पाकिस्तान कस्टम से यहाँ आकर खुद क्लेम करेंगे। थर्डली, उसमें जो आपके पासपोर्ट की अटेस्टेड कॉपी जो है वो हमें चाहिए होगी जीडी के रिकॉर्ड के लिए, और साथ में इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट ये होगी कि पाकिस्तान कस्टम आपका जो फिज़िकल पासपोर्ट है वो चेक करेगा और उसके ऊपर इंडोर्समेंट भी की जाएगी। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब आप गाड़ी को टीआर के ज़रिए या पर्सनल बैगेज के ज़रिए लेके आ रहे हैं तो जो गाड़ी का बीएल है वो 120 दिन से ओल्ड नहीं होना चाहिए। जब आप पाकिस्तान में आ गए हैं तो आपके जो गाड़ी का बीएल है, वहाँ से जो गाड़ी लोड हो रही है, वो 120 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर 121वें दिन उसका बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है तो वो इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, वो गाड़ी रिलीजेबल नहीं होगी, फिर वो नए जो है मसले मसाइल उसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आप पाकिस्तान आ जाएँ 120 दिन के अंदर आपकी गाड़ी का बीएल होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक और टेक्निकल चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि चूँकि जो गाड़ी है, अगर आप कार लेके आ रहे हैं वो 3 साल से पुरानी कार नहीं आप लेके आ सकते, एसयूवी आप 5 साल से पुरानी नहीं लेके आ सकते। तो जब गाड़ी की एजिंग को हम कैसे डिटरमाइन करें, तो उसमें इस तरह डिटरमाइन करना है कि जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है उसके जो सबसीक्वेंट ईयर जब स्टार्ट हो रहा है वहाँ से गाड़ी की हम एज लेना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर 2022 मॉडल की गाड़ी है, जनवरी 2023 से हम उसको उसकी एज जो है उसकी ओल्डनेस हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, अनटिल उसकी जो ओल्डनेस कैलकुलेट होगी जब वो गाड़ी शिप ऑन बोर्ड हो जाएगी, यानी कि उसके अगेंस्ट जो बीएल है वो इशू हो जाएगा, तो वो उस गाड़ी की एज होगी कि गाड़ी 2 साल पुरानी है, गाड़ी 6 महीने पुरानी है, गाड़ी 3 साल पुरानी है। ये है कि इससे ज़्यादा गाड़ी पुरानी नहीं कर सकते। और ये बेसिक एक टेक्निकल पॉइंट है कि गाड़ी की एजिंग को किस तरह आपने काउंट करना है, कैसे आपको पता लगा कि गाड़ी के 3 साल कब पूरे हुए हैं और कब उसकी गाड़ी की जो एलिजिबिलिटी पूरी है और कब वो गाड़ी एलिजिबिलिटी से आउट हो गई है। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको ज़हन में रखना है आपने गाड़ी की एज को किस तरह कैलकुलेट करना है। अच्छा, थोड़ा सा आपको मैंने, क्योंकि आपसे कैलकुलेशन तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन जस्ट आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ कि एक अगर 22 मॉडल की 660 सीसी गाड़ी आप पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करते हैं, और सपोज़ हम कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं वो तकरीबन वो जो ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं पाकिस्तान के अंदर, चूँकि वो $300 के ऊपर हम उसको फिक्स समझते हैं कि जो रेट है डॉलर का वो $300 के ऊपर है। अगर हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो तकरीबन यानी कि कंपैरेटिवली नई गाड़ी होगी, ड्यूटी एंड टैक्सेस 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन के बराबर बनते हैं। और जैसे जिस तरह वो गाड़ी पुरानी होगी यानी कि 21 मॉडल होगा तो उसमें फर्दर रिडक्शन होती रहेगी, क्योंकि 1% जो है वो पर मंथ आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो रही है। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार बात जो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आ रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ आपको एग्जम्पशंस देती है। अगर आपकी गाड़ी 1800 सीसी तक है तो आपको जो कस्टम ड्यूटी है उसकी मद में आपको 50% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मैं अगेन यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो आपकी एग्जम्पशन है ये 50% सिर्फ कस्टम ड्यूटी होगी, क्योंकि अगर टैरिफ का रेट कस्टम ड्यूटी का 50% है, आपको कस्टम ड्यूटी 25% देनी पड़ेगी, बाकी जो ड्यूटी टैक्सेस हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे। और अगर आप 1800 से 2500 तक में HEV मंगा रहे हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मंगवा रहे हैं, तो आपको जो डिस्काउंट है वो 25% मिलेगा। यानी कि अगर स्टेचरी रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी 50% है तो आपको 37.5% ड्यूटी देनी होगी, बाकी आप ड्यूटी टैक्सेस एज इट इज़ ही देंगे। और अगर आपकी जो हाइब्रिड गाड़ी है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो
25 से ऊपर है तो वो फिर आपको कोई एग्जाम्पशन अलाउड नहीं है। ये कंसेप्ट है, मैंने कहा आपसे क्लियर कर दूं। और फर्दर मोर ये है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं उसके ऊपर एक कस्टम का एक शेड्यूल होता है, 5th शेड्यूल, उसकी एग्जाम्पशन अवेलेबल है। लेकिन कुछ थोड़े से उसके अंदर टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो मैटर FBR को रेफ़र किया गया है। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उनके ऊपर ड्यूटी एंड टैक्सेस का स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। तो आज की इस एपिसोड में मैंने आपके साथ काफ़ी टेक्निकल बातें शेयर कर दी हैं। होप कि ये आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा, और जो बहुत सारे फैटल एरर्स और आप लोगों को नहीं पता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कानून की, हम लोग गलती कर लेते हैं, उसकी तलाफ़ी होगी। आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प आउट करेंगी। अगली एक फ़ाइनल जो है एपिसोड, उसके अंदर आपको मैं मुख्तलिफ़ गाड़ियों के जो ड्यूटी टैक्सेस की कैलकुलेशन है वो बताऊंगा। MSRP कैसे कैलकुलेट की जाती है, कहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, गाड़ी की हम उसकी स्पेसिफ़िकेशन कहाँ से लेते हैं, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। सो मेरे साथ आपने जुड़े रहना है, स्टे ट्यून्ड विद मी। इसके साथ ही आपके अपना जो ये भाई है इसको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।